सेल, अब हम पढ़ने वाले सेल के बारे में। तो सेल दो टाइप के होते हैं, एक आता है प्रोकैरियोट्स और दूसरा आता है यूकैरियोट्स। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनकी साइज़ के बारे में और एक्सटर्नल अपीयरेंस के बारे में बता रखा है, और यूकैरियोट्स के बारे में जो उसका साइज़ और एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसके बारे में बता रखा है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर, और बैक्टीरियल सेल होते हैं ऑल्सो कंटेन करते हैं फ्लैजिलम। ठीक है, उनके अंदर फ्लैजिलम होता है जो कि हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में, और उसके अंदर प्लास्मिड्स होता है जो एक एक्स्ट्रा डीएनए है। ठीक है, और प्लास्टिड्स को अगर हम कहें तो एक एंटीबायोटिक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा डीएनए है तो वो एक एंटीबायोटिक की तरह काम भी करेगा। और कैप्सूल्स भी होते हैं प्रोकैरियोट्स में जो कि आउटर टफ लेयर है। ठीक है, और यूकैरियोट्स अप टू 40 माइक्रोमीटर्स तक होते हैं। ठीक है, और प्रोकैरियोट्स 0.5 माइक्रोमीटर्स के होते हैं। तो यूकैरियोट्स ज़्यादा बड़े होते हैं इंस्टेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब नाउ ऑर्गेनेल के बारे में देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोट्स लैक करता है मेंबर बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेलीज, अब इसमें आता है जो ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, तो जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं वो लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो वो दोनों चीज़ को लैक करते हैं। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, गोल्गी apparatus भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, और लाइसोसोम्स भी होता है। तो बेसिकली सब कुछ वो कंपोज करके रखता है हमारा यूकैरियोट्स। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स हमारे लैक करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है सिंपली। ठीक है, अब आता है सेल स्ट्रक्चर के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स रिजिड फॉर्म फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन, तो एक वही रिजिड फॉर्म है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से उसने बना रखा है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट्स उनके अंदर फंगी है, और प्लांट के अंदर भी है सेल वॉल स्ट्रक्चर, और एनिमल के उसमें नहीं है। तो यूकैरियोट्स में एनिमल के पास नहीं है और सबके पास है, और प्रोकैरियोट्स में रिजिड फॉर्म फ्रॉम ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, वो बनता है लेकिन ग्लाइकोप्रोटीन से बनाते हैं अपना सेल वॉल स्ट्रक्चर। ठीक है, अब आता है 7 पॉइंट जेनेटिक मटेरियल क्या है इसका। तो प्रोकैरियोट्स का एक सर्कुलर डीएनए है इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, यूकैरियोट्स का डीएनए इन फॉर्म ऑफ लीनियर क्रोमोसोम्स, ठीक है, न्यूक्लियस के उसमें है, और राइबोसोम्स 70S है, और यूकैरियोट्स में वो है आपका 80S। ठीक है, ये रहा हमारा डिफरेंस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। अब प्रोकैरियोटिक सेल को जब हम डिटेल में देखते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है बैक्टीरिया, ब्लू एल्गी, एल्गे, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ जो कि स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म क्या है, तो वो है पीपीएलओ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सारे जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल वॉल सराउंड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो कि बना है आपका ग्लाइकोप्रोटीन से और पेप्टी ग्लाइकोटिन से। ठीक है, और तीसरा नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। चौथी चीज़ ये है कि क्रोमोजोम इज सिंगल एंड सर्कुलर, क्रोमोजोम सिंगल होता है और सर्कुलर गोल फॉर्म में होता है, नॉट इन्वॉल्व बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो इन्वॉल्व नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के उसमें अराउंड में नहीं होता है बेसिकली। ठीक है, पाँचवा पॉइंट ये है कि प्लास्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए प्रोवाइड यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें जो प्लास्मिड होता है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोनल डीएनए है वो प्रोवाइड करता है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, तो ये कौन करता है, प्लास्टिड्स करता है। ठीक है, छठवां पॉइंट ये है कि इसके अंदर होता है मीजोसोम्स। ठीक है, इट इज़ इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनफोल्डिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीजेस सो द रेस्पिरेशन परफॉर्म। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है और रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो मीजोसोम की वजह से वो हो पाता है। ठीक है, और इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जैसे कि हम बता ही रहे हैं कि उसके अंदर इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, तो जिसकी वजह से उसका कॉन्टैक्ट और कर पाता है हमारा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, अब आता है हमारा ईक्रियोटिक्स के बारे में। तो पहला जो ईक्रियोटिक इंक्लूड करता है सारे प्रोस्टेट्स, प्लांट, एनिमल एंड फंगी, ये सब इसके अंदर आते हैं। प्लांट भी हो गया, एनिमल हो गया, फंगी हो गया, प्रोस्टेट हो गया, सब इसके अंदर आ गए। ठीक है,
दूसरा पॉइंट, दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज, ठीक है, उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनीज है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं एक ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है, जो कवर करके रखता है न्यूक्लियस को। तो ये न्यूक्लियस को कवर करके रखता है, जो कि प्रोकैरियोटिक्स में नहीं था, ठीक है, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर बिल्कुल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसको कवर भी किया जा रहा है एनवेलप के एक तौर पे, ठीक है। इसमें क्रोमोजोन है इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्रोमोजोन है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोजोन है, लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में क्या था, वो वेल डेवलप था ही नहीं, वेल डिफाइंड सेल वॉल नहीं थी वहाँ पर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था वहाँ पर, ठीक है। पांचवा पॉइंट, द प्लांट सेल पोजेसेस सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। तो प्लांट सेल के पास तो सेल वॉल भी है, प्लास्टिड्स भी हैं और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी है, ठीक है, बेसिकली। और एनिमल सेल के पास क्या है, कुछ नहीं। छठवा पॉइंट, एनिमल सेल हैव सेंट्रॉइल्स विच एब्सेंट इन प्लांट सेल। तो एनिमल सेल के पास सेंट्रॉइल है जो कि एब्सेंट है प्लांट सेल में, ठीक है। अभी हम देखा था कि प्लांट सेल के पास तो सब कुछ है, सेल वॉल भी है, प्लास्टिड्स भी है, लार्ज सेंट्रल वॉक्यूल्स भी है, बट वहाँ एनिमल सेल में एब्सेंट था। अब यहाँ एनिमल सेल के पास सेंट्रॉइल्स है जो कि एब्सेंट है प्लांट सेल में। अब आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का एक ही बात है, ठीक है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, वो क्या है, वो एक आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, जो फिर सेपरेट करती है कंटेंट को, अंदर जो चीज़ रखी हुई सेल उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करके रखती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिविंग थिन डेलिकेटेड इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग है, थिन डेलिकेट इलास्टिक सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। जहाँ जहाँ येलो हाईलाइटर से टिक कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीन्स नॉट एवरीथिंग गोज इन एंड आउट फ्रॉम इट, सो ओनली सेलेक्टिव थिंग्स गोज, ठीक है। तो प्लाज्मा में जो परमेएबल मेम्ब्रेन होता है उससे सब कुछ अंदर बाहर नहीं होता है, कुछ सेलेक्टिव चीज़ें अंदर बाहर होती हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेड अप ऑफ बायलिपिड लेयर इनसाइड विच प्रोटीन इम्बेडेड इन इट, ठीक है। तो ये बायलिपिड लेयर से बना हुआ है जिसके अंदर कुछ जो प्रोटीन्स हैं वो इम्बेडेड है, ठीक है। अब आते हैं इसके दो फंक्शन के बारे में। दो फंक्शन इसके क्या है, पहला बैरियर कीपिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल एंड अनवांटेड सब्सटेंस आउट। बेसिकली क्या है कि जो चीज़ नहीं चाहिए, द थिंग्स विच आर नॉट बीन नीडेड आर बीन केप्ट आउटसाइड because of what, because of cell membrane or plasma membrane, okay. Second point is gateway for transportation into the cell of essential nutrition, okay. So it is also gateway for transportation into the cell of essential nutrition. If you want to transport some essential nutrition, so you can do with these things, okay. सेल वॉल, अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला, एब्सेंट इन एनिमल, एनिमल तो है नहीं बिल्कुल भी है, और ये प्रेजेंट होता है प्लांट में, जैसे हमने पहले पढ़ा था। और पहला पॉइंट, अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट एंड फंगल सेल। तो ये नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं सेल वॉल, जो कि प्रेजेंट रहता है हमेशा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, प्लांट में और फंगल सेल में। दूसरा पॉइंट है, द साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल कॉल्ड एज प्लास्मोडेस्माटा, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि प्लास्मोडेस्माटा क्या है, तो ये क्या है, दो कनेक्शन है दो एडजेसेंट सेल के बीच में, उसको प्लास्मोडेस्माटा भी कह रहे हैं, ठीक है। अब है इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्या है, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, ठीक है। तो ये किस में चेंज हो रहा है, आपका सेलुलोज में, ठीक है। एल्गे सेल वॉल, ये किस में चेंज हो रहा है, सेलुलोज, ग्लाइकोटोन्स, मैनोन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। मतलब बना किस चीज़ से है बेसिकली, तो प्लांट सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से बना है। एल्गी सेल वॉल बना है सेलुलोज से, ग्लाइकोटोन से, मैनामनस से, मिनरल से, कैल्शियम से, कार्बोनेट से, इन सबसे एल्गे बना हमारा। तीसरा फंगी सेल वॉल, फंगी सेल वॉल बना हमारा चिटिन से, CHITIN, ठीक है। बैक्टीरिया बना है हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, बैक्टीरिया हमारा पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना हुआ है। अब फंक्शन क्या है हमारे सेल वॉल के, ठीक है। तो पहला,
ये प्रोवाइड करता है डेफिनेट शेप, स्ट्रेंथ और रिजिडिटी, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट शेप देगा। सेल वॉल क्या कर रहा है, एक डेफिनेट शेप दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है और रिजिडिटी दे रहा है, ठीक है, उसको मोड़ने की क्षमता दे रहा है। और ये प्रोवाइड कर रहा है दूसरा प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस एंड फिजिकल शॉक्स। तो कोई भी अगर मैकेनिकल स्ट्रेस होते हैं, फिजिकल शॉक्स होता है, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। और तीसरा पॉइंट, हेल्प टू कंट्रोल सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर, ठीक है। ये कंट्रोल करता है सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इनटेक ऑफ वाटर की वजह से, जो मतलब ये प्रिवेंट करता है वाटर लॉस। बेसिकली इफ वाटर लॉस इज सो मच, इट ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम दैट। रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल, सो इट ऑल्सो एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। अब पांच फंक्शन ये है कि वो एक एक्ट करता है बैरियर की तरह इंटीरियर सेलुलोज कंपोनेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वो इंटरनल जो सेलुलोज है उसको बचाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। अब आता है न्यूक्लियस पे, जो कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कि लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस होता है। उसको डिस्क्राइब किसने किया था पहली बार, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार आ रखा है, ठीक है। यूपीएससी पूछती है कि फर्स्ट डिस्क्राइब किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्क्राइब किया था। और दूसरा पॉइंट, क्रोमेटिन, ठीक है। अब ये क्या है, ये लॉन्ग कॉइल नेटवर्क है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का मेड अप ऑफ डीएनए। इट कंडेंसेस इनटू क्रोमोसोम एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। तो क्रोमोमाटिन ये क्या है, एक लॉन्ग कॉइल नेटवर्क है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या है, जिससे क्या, जैसे हमने थ्रेड देखा है, तो उसका ही वैसा ही सेम टू सेम कह सकते हैं स्ट्रक्चर जैसा है। और ये मेड किससे बना है, डीएनए से बना है, ठीक है। ये कंडेंस हो जाता है इनटू क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स में बदल जाता है टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन हो रहा है उस समय ये क्रोमोसोम्स के उसमें चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब आता है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कंटेन करता है हमारा आरएनए एंड प्रोटीन द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो ये कंटेन करता है हमारा आरएनए और प्रोटीन, और ये साइट है किसका, एक्टिव रोमोसोमल आरएनए सिंथेसिस का। चौथा पॉइंट, अ सिंगल ह्यूमन सेल कंटेन अप्रॉक्स 2 मीटर ऑफ लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इन 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो एक जो सिंगल ह्यूमन सेल कंटेन करता है कितना, अप्रॉक्स 2 मीटर, 2 मीटर के लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए इन 46 क्रोमोसोम, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सेंट्रोमर क्या होता है, ठीक है, इट इज़ कंजक्शन वेयर दे ऑल मीट। तो जहाँ पर सारे जो डीएनए जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो मीट करते हैं, उसको हम सेंट्रोमर भी कहते हैं। फंक्शन क्या है, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, रेगुलेट करता है सेल साइकिल को, ट्रांसमिशन करता है हेरिडिटरी ट्रेट्स, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग करेक्टर फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग जो करेक्टर होते हैं वो कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। जो भी करेक्टर जो देते हैं वो कौन करते हैं, न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। गेट द पॉइंट। अब साइटोप्लाज्म क्या काम करता है, तो सब कुछ एवरीथिंग वर्क्स गोज ऑन इन साइटोप्लाज्म, सब कुछ काम होता है हमारा साइटोप्लाज्म में। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इट इज़ वाटर सॉल्यूशन दैट कंटेन वाटर सॉल्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज वेल एज एंजाइम्स, ठीक है, जो हेल्प करते हैं कैटलिस्ट को रिएक्शन ऑन दिस इन द साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली इसके अंदर वाटर है, सॉइल है, और सॉरी मतलब मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर काम चल रहा है, प्रोसेस इसके अंदर सब कुछ चल रही है, ठीक है। अब आता हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी tubular structure scatter in the cytoplasm called as endoplasmic reticulum. So it is basically a network or reticulum of tiny tubular structure. Small structure of scatter in the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum. Second point, ribosomes attached to their outer surface called as rough endoplasmic reticulum. So if ribosomes are being attached to their outer surface, we call it as rough endoplasmic reticulum, RER. This is important because in exam it has been questioned that what happen if rough if ribosomes been attached to the outer surface. So basically what happen, we change the name and we call them rough endoplasmic reticulum, nothing more. Third point, with ribosomes called SER, smooth endoplasmic reticulum. Okay, if there is with ribosomes we call them
SER, smooth endoplasmic reticulum. If you see diagram, there is more clear picture of it. Okay, so you can also search in net its picture, because it also help you a lot to understand what it look like endoplasmic reticulum. And there is definitely a one question in exam came from this topic. Function: RER present in protein synthesis. Okay, rough ER is basically present in protein synthesis, and smooth ER site for synthesis of lipid, glycogen, and steroid hormones. Okay, so if question came that like where the steroid hormones are being synthesis, so SER is the site for synthesis of steroid hormone and lipid and glycogen. These are the site. Okay, अब बात हमारा गोल्गी एपरेटस. ठीक है, तो बेसिक वर्क है पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन एंड प्रोवाइड सिग्नल टू इट. पैकेजिंग प्रोवाइड करना और मॉडिफाई करना प्रोटीन को, और उसको प्रोवाइड करना सिग्नल, उसको कहाँ जाना है. तो गोल्गी एपरेटस पैकिंग, मॉडिफाइंग, सिग्नल, सिंपली. तो कैमेलियो गोल्गी 1898 में ऑब्जर्व किया था दिस ऑर्गेनली एंड नेम्ड आफ्टर हिम. ओके, सो कैमेलियो गोल्गी 1898 में उन्होंने ऑब्जर्व किया था और उनके बाद ही नाम रखा गया गोल्गी एपरेटस. फंक्शन क्या है? तो प्रिंसिपली रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकिंग ऑफ मटेरियल टू बी डिलीवर्ड इंट्रा सेलुलर टारगेट. तो ये रिस्पॉन्सिबल है पैकिंग करना मटेरियल को और उसको डिलीवर करना इंट्रा सेलुलर टारगेट में. दूसरा, मटेरियल आर पैक्ड इन फॉर्म और वेसिकल्स. ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में पैक्ड होते हैं. इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. तो इंपॉर्टेंट साइड्स भी हैं फॉर्मेशन के लिए, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के लिए. नोट करने वाली बात यह है कि इट हैज़ डिस्टेंट कॉन्वेक्सेस और फॉर्मिंग. ठीक है, इनसाइड एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस गोज आउटसाइड. ठीक है, तो जैसे कि कॉन्वेक्स होता है अंदर की तरफ को, वैसे एक फॉर्मिंग है. ठीक है, जो कि कम इनसाइड जो अंदर की तरफ को है. ठीक है, और कॉनकेव ट्रांस जो बाहर की तरफ है, एक मैच्योरिंग फेस है जो आउटसाइड की तरफ निकलता है. ठीक है, वो गोल्गी एपरेटस के अंदर है. तो एग्जाम्पल दे रखा है. ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइसोसोम्स. क्वेश्चन आ सकता है कि सुसाइड बैग किसको कहते हैं. वो दे देगा आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दे देगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है, साइटोप्लाज्म दे देगा. तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रखने वाली बात यह है कि लाइसोसोम को हम सुसाइड बैग्स भी कहते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट. तो हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं गोल्गी बॉडी से. हमेशा याद रखना, गोल्गी बॉडी से फॉर्म होते हैं. दूसरा, रिच होते हैं सब टाइप के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स में. ये ब्रेक एनीथिंग गुड और बैड. ठीक है, हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो ब्रेक करते हैं सब कुछ को, अच्छे बुरे को, सब कुछ को. ठीक है, दे ऑल्सो रिमूव द वॉन आउट एंड पूरली वर्किंग सेलुलोज ऑर्गेनली बाय डाइजेस्टिंग दैम, सो कॉल्ड एज स्कैवेंजर्स एंड सेलुलर हाउसकीपर. तो जो काम नहीं कर रहे हैं, विच आर नॉट वर्किंग वेल. ओके, any cellular organelle, if they are not working well, so they also work as a housekeeper. ठीक है, वही हाउसकीपर की तरह भी काम करते हैं. इनका नाम हाउसकीपर भी है. ठीक है, तभी इनका नाम हम सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बेसिकली अगर इनको लगता है, अगर ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, तो यही खाना शुरू कर देते हैं अपने ही सेलुलर ऑर्गेनेलीज को. ठीक है, और अगर सही हैं तो वो रिमूव करते हैं जो कि पुअरली वर्किंग सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं. ठीक है, अब हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं. एग्जाम में आता है कि पावर हाउस ऑफ सेल कौन सा है, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, तो पहला इस साइट है सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए. दे आर इनफोल्ड इन डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, वी नेम देम क्रिस्टेट. ठीक है, तो ये है सेल साइट किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन की, माइटोकॉन्ड्रिया. और जो सारे एटीपी फॉर्म होते हैं सरफेस में इटसेल्फ, बिकॉज विच दे इनफोल्ड सो मोर सरफेस एरिया एंड मोर एटीपी. ठीक है, एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो दे आर साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ये एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट है. और एरोबिक, ठीक है, ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन की. एरोबिक बोले तो रेस्पिरेशन विच हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं. ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस जब ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाएगा. ठीक है,
थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ सकता है, दे पोजेज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम 70s बोलते हैं जिनको, दे सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली। तो अगर पूछा जाएगा कि सेमी ऑटोनोमियस ऑर्गेनेली हम किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। अब है हमारा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स क्या है, ये फाउंड होता है प्लांट सेल में एंड इन इग्लोनॉइड्स, ठीक है, इग्लोनॉइड्स में और प्लांट सेल्स में ये फाउंड होता है। दे हैव पिगमेंट, उनके अंदर पिगमेंट होता है। मॉलिक्यूल्स दैट गिव कलर, ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स जो कलर देते हैं उन्हीं को हम पिगमेंट कहते हैं। तो ये तीन टाइप में होते हैं, तो तीन टाइप में हम क्लासीफाई करते हैं। पहला आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट जो कि ग्रीन कलर देता है और फोटोसिंथेसिस में भी रेगुलेट मदद करता है। दूसरा आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट एनी अदर कलर, ठीक है, देन ग्रीन, कोई भी कलर देता है ग्रीन के अलावा, वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। येलो मान लीजिए, येलो कलर है पत्तियों का, कोई भी कलर है तो वो कौन कर रहा है, वो क्रोमोप्लास्ट कर रहा है। तीसरा वन आता है हमारा लीकोप्लास्ट, ठीक है। अब पहला जो क्लोरोप्लास्ट है वो कंटेन करता है क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड पिगमेंट, ठीक है, कार्टोनॉइड पिगमेंट कंटेन करता है और ट्रैप करता है सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए वो एनर्जी ट्रैप करता है। दूसरा आता है हमारा क्रोमोप्लास्ट, फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट है लाइक कैरोटिनिन, ज़ैंथोफिलिन आर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज विथ न्यूट्रिशन, ठीक है, ये कलरलेस प्लास्टिड्स हैं बहुत सारे वेरियस वेराइटी शेप्स के और साइज़ के और न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो ये खासियत है हमारी प्लास्टिड्स की। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट, अलग तरह के ल्यूकोप्लास्ट कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट। इक्लियोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल और फैट। एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो सबका कुछ ना कुछ फंक्शन जरूर है। अब आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा। फाउंड होता है मिजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, द स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड स्टोमा, जो कि स्पेस लिमिटेड है जो इनर मेम्ब्रेन है उसको हम स्टोमा कहते हैं। इनसाइड देयर इज अ थैक्लॉइड एंड थैक्लॉइड आर अरेंज लाइक स्टेक्स ऑफ कॉइन टू फॉर्म ग्रेना, ठीक है। तो बेसिकली आप देखेंगे अगर आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर क्या पत्तियों के अंदर क्या है कि ग्रेना की तरह, जैसे कि ग्रेना होता है एक के ऊपर जैसे सिक्के होते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा के रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम स्टोमा भी कहते हैं, जो लिमिटेड स्पेस है जिसके अंदर लिमिटेड स्पेस है उसको हम स्टोमा कह रहे हैं, ठीक है। इनसाइड देयर इज थैक्लॉइड उसके अंदर, एंड थैक्लॉइड आर अरेंज लाइक स्टेक्स ऑफ कॉइन, तो थैक्लॉइड स्टोर है कॉइन्स की तरह, ठीक है, अब वो फॉर्म कर रहे हैं ग्रेना। चौथा पॉइंट, ग्रेना अटैच बाय स्टोमा लैमिनेले, ठीक है। तो ग्रामा अटैच किससे है, स्टोमा लैमिनेले से, LAMELLAE, ठीक है। और पाँचवा पॉइंट है, स्टोर इन थैक्लॉइड्स नोन एज ल्यूमिन, ये स्पेस होती है थैक्लॉइड में उसको हम ल्यूमिन भी कहते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट लोकेटेड इन थैक्लॉइड, जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो लोकेट होता है थैक्लॉइड में, ठीक है। सिक्स पॉइंट, स्टोमा के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं। पहला स्मॉल सेलुलर डीएनए, स्टोमा के अंदर हमारे स्मॉल सेलुलर डीएनए होते हैं। दूसरा होता है हमारा राइबोसोम्स और इट इज़ ऑल्सो सेमी ऑटोनोमियस, क्लोरोप्लास्ट भी हमारा सेमी ऑटोनोमियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारा सेमी ऑटोनोमियस है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कि सेमी ऑटोनोमियस कौन सा है, तो उस समय आप क्लोरोप्लास्ट को भी टिक कर सकते हैं अगर वो ऑप्शन में है, ठीक जो, पर दोनों एक साथ नहीं देंगे। अब हम पढ़ते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल 90% ऑफ वॉल्यूम कवर्ड इन प्लांट सेल, 90% वॉल्यूम कवर्ड बाय व्हाट, वैक्यूल, बट इन एनिमल सेल ओनली 5% एरिया बाय वैक्यूल। तो एनिमल सेल में 5% वैक्यूल कवर करता है, लेकिन प्लांट सेल में 90% वैक्यूल एरिया कवर करता है, वॉल्यूम कवर करता है हमारा वैक्यूल। तो वो कंटेन करता है वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। वैक्यूल के अंदर हमारे वाटर होते हैं, सैप होते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं। दूसरा, बाउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये बाउंडेड होता है सिंगल मेम्ब्रेन से, जिनको हम टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट वन है, वो पूछ सकता है कि बताइए टोनोप्लास्ट किस में होता है, किससे बाउंडेड होता है। तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि वैक्यूल इससे रिलेटेड है और इसमें आप टिक कर सकते हैं। अब टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट करता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम साइटोप्लाज्म इनटू वैक्यूल, साइटोप्लाज्म से वैक्यूल में इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसको सपोर्ट करता है। अमीबा कंटेन करता है
कॉन्ट्रा कॉन्ट्रासेटाइल वैक्यूल, ठीक है। तो अमीबा क्या कंटेन करता है, कॉन्ट्रासेटाइल वैक्यूल कंटेन करता है विच इंपॉर्टेंट फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। तो पूछ सकते हैं कि अमीबा क्या कंटेन करता है, कौन सा वैक्यूल कंटेन करता है। तो कॉन्ट्रासेटाइल वैक्यूल कंटेन करता है कौन, अमीबा, जो कि इंपॉर्टेंट होता है किस चीज़ में, एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वैक्यूल है कॉन्ट्रासेटाइल, ठीक है। पांचवा पॉइंट, मैनी प्रोस्टेट्स बोले तो अमीबा और पैरामीजियम, ठीक है। फूड वैक्यूल आर फॉर्म बाय इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, तो हेल्प करता है फूड पार्टिकल को अंदर लेने में। इनगल्फिंग का मतलब होता है उसको अंदर लेने में, ठीक है। तो बहुत सारे जो अमीबा होते हैं, पैरामीजियम होते हैं, फूड वैक्यूल फॉर्म होता है, ठीक है, और वो उसको पचाने में बहुत मदद करता है। तो वैक्यूल का काम ये भी है। अब है हमारी बारी राइबोसोम्स की, इंपॉर्टेंट वन, विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन ओनली आर इन बोथ यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स, ठीक है। यही ऐसी चीज़ है जो दोनों में है, राइबोसोम्स दोनों में है, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स दोनों में है, विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन, बिना सही की सेल मेम्ब्रेन की। तो बहुत बड़ी बात है। पहला पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज प्लेट, 1953 की बात है। तो दूसरा पॉइंट ये है, कंपोज्ड ऑफ राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, आरएनए के बने हुए हैं और प्रोटीन से बने। राइबोसोम्स हमारे किस चीज़ से बने हुए हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड से, इसको हम आरएनए भी कहते हैं, और प्रोटीन से। तीसरा पॉइंट, नॉन मेम्ब्रियस सेल ऑर्गेनेली, ओके। चौथा पॉइंट, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S, जो हमारे यूकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो 80S हैं, वाइल द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70S। एस स्टैंड करता है हमारे यहाँ पर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट मेजर फॉर डेंसिटी एंड साइज। तो जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ मेजर और डेंसिटी ऑफ साइज है वो उसको हम डिनोट करते हैं एस से, जो कि हमने पहले भी देखा था, ठीक है। वो 70S एंड 80S राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट, जो दोनों 70 और 80S है वो 2 सब यूनिट से भी बनी हुई है। और प्राइमरी फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस, हैंस कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। तो राइबोसोम का जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम है, तो इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। तो राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहना गलत नहीं होगा बिल्कुल भी। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस, प्लांट सेल हैव प्लास्टिड्स, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हो गया उसके अंदर प्लास्टिड्स हैं। एनिमल सेल के पास प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। दूसरा, उनके पास सेल वॉल होते हैं, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होते हैं मेड ऑफ सेलुलोज, जो सेलुलोज से बने होते हैं, लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होते हैं सेल वॉल। तीसरा पॉइंट, प्लांट सेल के पास होते हैं लार्ज एंड सेंट्रल वैक्यूल्स, इनके पास बड़े और सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा भी आगे। लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी वैक्यूल्स होते हैं। वैसे तो मुश्किल से होते हैं, पर अगर होते हैं तो टेम्परेरी होते हैं या फिर स्मॉल होते हैं। चौथा पॉइंट, हैव प्लांट सेल के पास होते हैं प्लास्मोडेस्माटा, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल के पास नहीं होते हैं। पांचवा, डू नॉट हैव सेंट्रॉइल्स, सेंट्रॉइल्स नहीं है प्लांट सेल में, लेकिन एनिमल सेल में हैव पेयर सेंट्रॉइल विद इन सेंट्रोसोम्स, ठीक है, उनके पास पेयर सेंट्रॉइल्स होते हैं सेंट्रोसोम्स के अंदर। और स्टोर करते हैं एक्सेस ग्लूकोज एज स्टार्च, प्लांट सेल क्या करते हैं, ग्लूकोज को कैसे फॉर्म के स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, लेकिन एनिमल सेल स्टोर करते हैं ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो तभी आप कहते हैं कि अगर हमने आलू खा रहे हैं तो उसमें हमें क्या मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, लेकिन हम जब कोई एनिमल चीज़ खा रहे हैं तो उससे हमें ग्लाइकोजन मिल रहा है, ठीक है, तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। जनरली प्लांट सेल फिक्स्ड एंड रेगुलर शेप के होते हैं, ठीक है, लेकिन एनिमल सेल जनरली हैव अ एनॉर्मस शेप, ठीक है, तो इनका जो शेप होता है वो एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस शेप होता है। डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि एनिमल सेल में प्लास्टिड क्या चीज़ नहीं होती है या क्या चीज़ होती है। तो पता होना चाहिए कि एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं होते, सेल वॉल नहीं होते हैं, ठीक है, प्लास्मोडेस्माटा नहीं होता है, और कैसे वहाँ पर जो ग्लूकोज है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में।